नमस्कार साथियों, मैं अंजनेब शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एमपीपीएससी 2020 के लिए प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और मैं आपको यूनिट 7 में विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर चुका था। उस चैप्टर में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, उस अध्याय में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने अपने पहले लेक्चर में ये देखा था कि आखिर विज्ञान नाम का जो भूत है उसको हम अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि विज्ञान क्या है, इस बात पर हमने एक अच्छी खासी चर्चाएं की थी कि विज्ञान क्या है। विज्ञान जो हमारे आसपास इतना बृहद और इतना विस्तृत है वो कितने भागों में बटा है और मैं आपको कौन सा भाग पढ़ाऊंगा, उस पर हमने चर्चा की थी और उसके बारे में हमने जाना था। और हमने एक रोड मैप बनाया था कि मैं आपको पहले क्या पढ़ाऊंगा। मैं आपको पहले भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा और भौतिक विज्ञान यहाँ पर जो मैं प्री के हिसाब से पढ़ाऊंगा इसमें मैं बहुत सारी फैक्चुअल बातें करूंगा। मतलब कि मैं यहाँ पर तथ्यात्मक रूप से चलूंगा। यहाँ पर मैं आपको कोई भी थ्योरी के कॉन्सेप्ट इतना बताऊंगा कि ये चीजें ऐसी होती हैं, इनको आपको ऐसे समझना है। पर एट लास्ट मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लेकर चलूंगा, टू द पॉइंट वाली बात करूंगा, क्योंकि टू द पॉइंट का मतलब ये है कि आपको जो प्री देना है वो ऑब्जेक्टिव देना है। फिर जैसे ही मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अपन यूनिट 3 में, सब्जेक्ट 3 में आ जाएंगे और वहां पर हम बात करेंगे विज्ञान को और डिटेल में और गहराई में समझने में, जहां पर हम फिर जो आपका टू द पॉइंट है उससे हटकर बात करेंगे डिटेल में, जिससे आप अपने मेंस के 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर सके निबंधात्मक। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो डील करूंगा एमपीपीएससी 2020 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको साइंस में डील करूंगा, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में। उसके अलावा मैं आपके साथ डील करूंगा कंप्यूटर में। उसके अलावा मैं आपके साथ डील करूंगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पे, आईसीटी पे। उसके अलावा मैं आपके साथ डील करूंगा जितनी भी आपके सिलेबस में अलग अलग यूनिट में जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, जैसे जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, जहां आपको दिक्कतें आती हैं उन सभी दिक्कतों को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये सिलेबस ये रेगुलर हो जाएंगे और आपको रेगुलरली मिलेंगे। बस आपको इतना करना है कि आपको लेक्चर 1 से 2 बार देखना है। उनके नोट्स आपके पीडीएफ आपके एप्लीकेशन में डल जाएंगे रक्षा एकेडमी के, तो वहां पर आपको नोट्स को देखकर पढ़ना है। यहां पर आपको कमेंट करने से ज्यादा बातों को समझने पे गौर करना है। मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि देखो जब आप सुनी हुई बातों को समझोगे, सीखोगे, उसके बाद जब आप उन नोट्स को पढ़ोगे, जो मैंने आपको बताया वही मैंने आपको लिख के दिया, तो वहां पर क्या होगा कि जो आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, उससे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और उसी कॉन्सेप्ट पे चलकर आप आगे के चीजों को ऑब्जेक्टिव लगा पाओगे। और साथ में जो टॉपिक आप मेरे साथ पढ़ो उसके ऑब्जेक्टिव लगाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि कल आनंद सर ने आपको बताया भी था। तो अब हम उसमें जिस लेक्चर में हम चल रहे थे विज्ञान क्या है, उसी के अगले भाग में आते हैं। और आज हम चर्चा का विषय जो हमारा होगा, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि आखिर भौतिक विज्ञान क्या है और इस भौतिक विज्ञान में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस प्रकार से इसका रोड मैप होगा। तो अब जब सवाल उठता है हमारे मन में कि आखिर भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान की जब बात हम करते हैं तो भौतिक विज्ञान में आगे बढ़ने से पहले क्या आपको कुछ आइडिया है कि भौतिक विज्ञान होता क्या है? तो भौतिक विज्ञान में क्या कहोगे आप? कह दोगे द्रव्य। द्रव्य मतलब कि मैटर। दूसरा आपने कह दिया ऊर्जा, मतलब कि एनर्जी। अब जब ऊर्जा और मैटर की बात आ गई तो मैं सिर्फ अगर द्रव्य की बात करूं, सिर्फ पदार्थ की बात करता हूं, तो वो आता है रसायन विज्ञान में। लेकिन
जब मैं उसी पदार्थ को किससे रिलेट करने की कोशिश करूं, ऊर्जा से रिलेट करने की कोशिश करूं कि आखिर पदार्थ जो है उसमें जो ऊर्जा है, निहित ऊर्जा है, वो कैसे निकलेगी, उनके बीच का जो रिलेशन बताऊं, तो ये रिलेशन जो निकल कर आता है वो रिलेशन आपका क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। तो आसान सीधी सादी भाषा में मैं अगर कहूं तो द्रव्य और ऊर्जा के मध्य जो रिलेशन होता है, पारस्परिक जो संबंध होता है, म्यूचुअल रिलेशन जो होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन बड़ा होगा कि सर भौतिक विज्ञान में आपने पारस्परिक संबंध बता दिया, कैसे? तो देखो, अगर मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल बताऊं तो जल मतलब पानी। अगर मैं द्रव्य में यहां पर ले लूं जल, जल, और इस जल में का मतलब कि वाटर आप सब यूज करते हो, ये एक पदार्थ है, ठीक है। ऊर्जा में ले लूं मैं, ऊर्जा में ले लूं कि तापमान, ऊर्जा में मैं ले लूं तापमान। तो देखो, तापमान एक ऊर्जा है, टेम्परेचर है। जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो आपको उष्मा मिलती है, उष्मा से आपको गर्मी महसूस होती है, वो गर्मी क्या हो गई, आपकी एक ऊर्जा हो गई, एनर्जी का एक फॉर्म होता है। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो जब अब एक तरफ मैंने ले लिया वाटर और एक तरफ मैंने ले लिया तापमान, तो जब आप क्या करते हो, आप घर पे जब पानी को गर्म करते हो, गैस पर पानी को आप गंजी में रखते हो और उस पे जब आप गर्म करते हो, तो गर्म करने में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हो। अब मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा था, जल की बात कर रहा था, और यहाँ पे बात कर रहा था मैं तापमान की। अब जब मैंने ये कहा कि मैंने एक बाउल लिया, इस बाउल में मैंने क्या किया, पानी भरा और इसे मैंने आग से गैस के ऊपर चढ़ा दिया, और जब गैस के ऊपर चढ़ा दिया तो क्या हुआ, ये जलना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना शुरू हुआ, पहले तो जब आपने रखा तब पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, रूम टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे तो होगा नहीं। आपका रूम टेम्परेचर मान लो 33 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका इस रूम टेम्परेचर पर है। लेकिन जैसे जैसे आपने इस 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना शुरू किया, तो जब 33 डिग्री से बढ़ाना शुरू करोगे तो ये क्या होगा, गर्म होना शुरू होगा। मतलब कि ये एनर्जी किसमें समाहित होने लगेगी, ये एनर्जी आपके समाहित होने लगेगी पानी में। अब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर को आप लेकर चले गए 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि पानी के लिए क्या होता है, क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस किया, तो ये जो द्रव था, अब ये द्रव किस पे बदलने लगा, वाष्प की बूंदे। मान लो आपने यहाँ पे एक प्लेट रख दी और ये प्लेट पे क्या हुआ, बूंदे जमा होने लगी, वाष्प के रूप में भाप बनने लगा। अब जब ये भाप बनने लगा और उबलने लगा, तो क्या हुआ, जल का तापमान से रिलेशन बनने लगा। अब इसी बूंदों को जब आपने टेम्परेचर अब डिक्रीज करना शुरू किया, कम करना शुरू किया, तो जब आपका टेम्परेचर कम होने लगा, तो यही जो बूंदे थी, ये जो भाप थी, ये अब बूंदों में संघनित होने लगी, और जब ये बूंदों में संघनित होने लगी तो फिर से इकट्ठा होने लगी और आपका जल बन गया। मतलब तापमान का जो रिलेशन आया, तो जब हम तापमान को बढ़ा रहे थे तो ये जो घटना आपके सामने हुई, ये घटना क्या कहलाई, वाष्पीकरण कहलाई। लेकिन जब हमने इस तापमान को कम करना शुरू किया तो यहां पर संघनन कहलाया। तो ये जो वाष्पीकरण और संघनन था, तो ये क्या हुआ, यही घटना जो कहलाई, तो हमने जल का तापमान से रिलेशन बनाया। मतलब एक पदार्थ का एक ऊर्जा के साथ जो संबंध हम बना रहे हैं, और इस संबंध में जो हम गहरा अध्ययन कर रहे हैं, वही अध्ययन क्या कहलाता है, वही अध्ययन आपका क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब अगर मैं एक शब्द में बात करूं, एक में बात करूं, तो स्टडी ऑफ, इंग्लिश में यदि कहूं तो स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। मतलब कि अगर इसी को मैं हिंदी में कहूं तो पदार्थ
और ऊर्जा के मध्य जो पारस्परिक संबंध होता है वो क्या कहलाया? संबंध होता है, उसका संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाया? भौतिक विज्ञान कहलाया। और ये बात हमने अभी अभी देखी कि आपने एक अपनी नॉर्मल जिंदगी, निजी जिंदगी में ही देखा होगा कि जब आप पानी को बॉयल करते हो, गर्म करते हो, गैस पे चढ़ाते हो तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पानी को बढ़ाते चले जाते हो तो क्या होता है, पानी जब भाप बनना शुरू होता है और एक ऐसे टेम्परेचर में पहुंच जाता है कि वहां पर वो भाप पूरी तरीके से उबलने लगता है, और वही क्या कहलाया? आपका क्वथनांक कहलाया। उस घटना को हमने क्या कहा? वाष्पीकरण। और जब हमने क्या किया, पानी को हम टेम्परेचर डाउन करना शुरू कर देते हैं तो टेम्परेचर में डाउन करने पे क्या होता है कि पानी में क्या हुआ? संघनन होना शुरू हो गया, और ये जो संघनन हुआ ये घटना क्या कहलाई? आपकी संघनन हुई, वाष्प बनने लगी, और ये घटना क्या कहला गई? आपकी संघनन कहला गई। तो यहां पर आपका एक पदार्थ था, एक तापमान था, मतलब कि एक हमारी ऊर्जा थी, एक हमारा क्या था? पदार्थ था, और इनके बीच में जो अध्ययन कर रहे थे ये वाष्पीकरण और संघनन का, यही अध्ययन वाष्पीकरण और संघनन हमारे लिए क्या बन गया? ये हमारे लिए बन गया आपका भौतिक विज्ञान, और यही एक सिद्धांत बन गया। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है पेपर में, जब आपका पानी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है तो यहीं पे मैं आपको एक बात बताता हूं। पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं तो पानी के आयतन में क्या फर्क आता है? पता है आपको कि जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं तो आयतन में क्या फर्क आता है? आयतन घटता है कि आयतन बढ़ता है? तो देखो, जब भी हम किसी भी चीज को संघनित करते हैं तो आयतन बढ़ता है, लेकिन पानी के केस में क्या होता है कि जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं तो पहले आयतन घटता है, लेकिन जैसे ही हमारा टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो फिर आयतन बढ़ने लगता है। मतलब कि पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन है वो क्या होता है, ऑप्शन दे दे, घटता है, बढ़ता है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो वहां पे आंसर क्या होगा? घटता है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि जब हमने ये पढ़ा कि जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो आयतन बढ़ता है, तो फिर पानी के साथ ऐसा कब तक होता है? तो जैसे ही हम पानी में 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से उसका आयतन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और यही एक जो तथ्य है ये याद रखना है। इस पे बहुत को ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि लोगों को ये पता होता है, वो एक प्रॉपर्टी पढ़कर रखते हैं कि अगर हम पानी की बात करें, किसी भी पदार्थ की बात करें और टेम्परेचर डाउन करें तो उसका आयतन बढ़ने लगेगा। हम ये प्रॉपर्टी पढ़ के रखते हैं और यही हम पानी के साथ भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहीं पे उल्टा हो जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी का आयतन क्या होता है? घटना शुरू हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो पानी का आयतन बढ़ने लगता है। अब इतनी सी बात आपके दिमाग पे आ गई होगी। तो अब हम बात कर रहे थे किस पे? पदार्थ और ऊर्जा पे, कि पदार्थ और ऊर्जा का जो अध्ययन होता है, जो उनके मध्य में संबंध होता है, उसका जो अध्ययन कहलाया वो भौतिक विज्ञान कहलाया। तो अब दिमाग में एक बात आई कि पदार्थ क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन सबके मन में आता है कि सर आपने पदार्थ और ऊर्जा के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये पदार्थ और ऊर्जा हैं क्या? ऐसे कौन से ये दो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपने तो नहीं बताया, बस रिलेशन बता के आप फुर्सत हो गए। तो पदार्थ का क्या होता है कि हमारे लिए, पदार्थ के लिए आपने पढ़ा होगा, हमेशा से सुना होगा कि ऐसा ही चीज जो कि क्या घेरती हो? द्रव्यमान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो। दूसरी बात, उसमें उसका क्या हो? तो वो स्थान घेरती हो। क्या इतने से आपका परिभाषा कंप्लीट हो गई? नहीं, ऐसी वस्तु जिनमें क्या होता हो? जड़त्व का गुण होता हो। अब जड़त्व का गुण क्या कहलाता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और यदि वो गतिशील है तो गतिशील में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाएंगे। और तो ये बात जो थी कि इसमें क्या होता है? जड़त्व का गुण होता है। जैसे मैं आपको कहूं, आप अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हो और आप बैठे हुए हो, आप क्या हो? विराम अवस्था में हो,
और यदि मैं अभी आपको डांट दूं या किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको बुला लिया तो आप उसी समय गतिशील अवस्था में आ जाओगे और चल दोगे। तो आप में एक गुण पाया गया ना जड़त्व का, और यही जो गुण था यही आपके लिए क्या बना, पदार्थ बना। अब ऊर्जा क्या हो गई, ऊर्जा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो इसमें कोई द्रव्यमान होता है, ना तो इसमें कोई जड़त्व का गुण होता है, ना तो इसमें कोई स्थान घेरता है। अब क्या होता है कि मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछूं तो आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि क्या पदार्थ को, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, इंटरव्यू में ही आपसे पूछ लिया जाए कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? ये आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए, आपसे, आप इंटरव्यू देने बैठे हो एमपीपीएससी के, और वो आपसे ये कहे कि चलो आप विज्ञान से हो, विज्ञान ब्रांच से हो, आपने विज्ञान पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ा है आपने, तो आप क्या मुझे ये डिफाइन कर सकते हो, ये सवाल का जवाब दे सकते हो कि पदार्थ का ऊर्जा में, क्या पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा? आप क्या बोलोगे? नहीं सर, पदार्थ में तो जड़त्व का गुण है, ऊर्जा में जड़त्व का गुण नहीं होता। पदार्थ स्थान में द्रव्यमान होता है, ऊर्जा में कोई द्रव्यमान ही नहीं होता। पदार्थ स्थान घेरता है, ऊर्जा स्थान नहीं घेरता। तो इसका मतलब यह है कि पदार्थ तो एक अलग चीज हो गई, ऊर्जा एक अलग हो गया। हाँ, हम संबंध बता सकते हैं पर पदार्थ को ऊर्जा में नहीं बदल सकते। पर मेरा जवाब है ये, यहीं पे आप गलत हो गए। हम पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर होगा हाँ। अब हाँ तो हो गया, पर कैसे? तो अब आपको एक बताऊं तो एक बहुत ही फिजिक्स के एक पागल आदमी कहते थे, जिसे पागल कहा जाता था उस समय में, अल्बर्ट आइंस्टीन जी। इन्हें जब इन्होंने ये बात कही थी, ये बात इन्होंने ही कही थी और प्रूफ करके दिया था कि हाँ ऐसा होता है। तो जब इन्होंने ये बात कही थी तो जो उस समय के हमारे भौतिकविद थे, जो उस समय के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन्हें पागल घोषित कर दिया था। पागल घोषित कर दिया था कि तुम कुछ भी बोलते हो, तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि तुम ये कह सको कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। जब उन्होंने ये थ्योरी दी तो उस समय उनके पास सच में ये प्रूफ नहीं था, बस उन्होंने इसकी एक व्याख्या नॉर्मल कर दिया था। और यहीं पे एक मन में सवाल आता है कि आखिर अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, तो लोगों से जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला वो नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिला। तो अरे भाई, उस समय तो इनको पागल घोषित कर दिया गया था कि इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है वो ये पागल आदमी है। तो किसी पागल आदमी को क्या नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? नहीं। तो इन्हें इस चीज के लिए मिला। तो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा सापेक्षता का सिद्धांत। और सापेक्षता का सिद्धांत मतलब E बराबर mc²। पढ़ा है? जहां पर E क्या हो गई, एनर्जी, M क्या हो गया, द्रव्यमान, और C क्या हो गया, प्रकाश की चाल। तो अब क्वेश्चन बना कि प्रकाश की चाल क्या होती है? तो प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की चाल को नापने वाले व्यक्ति कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो यहीं से एक और क्वेश्चन निकल कर आया कि प्रकाश की चाल को नापने वाले जो व्यक्ति थे वो रोमर थे। रोमर भाई साहब जो थे, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश की चाल को नापा था। तो ये क्वेश्चन में अब आपसे पूछा जाएगा। ये तो सबको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपकी स्पीड हो गई, लेकिन इसको नापा किसने था? किसने बताया था कि ये कौन है? तो ये कौन थे? रोमर जी थे। तो एक क्वेश्चन यहां से ये निकल के आया। दूसरा क्वेश्चन निकल के आया कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है। तो हाँ, और किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब कैसे बदला जा सकता है? तो यदि मैं किसी भी पदार्थ की चाल को
प्रकाश की चाल के बराबर कर देता हूं तो वह पदार्थ एनर्जी में बदल जाता है और यही सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है, E बराबर mc²। और इतनी सी बात आपके समझ में आ चुकी होगी और इसके लिए इन्हें कभी भी नोबेल अवार्ड नहीं मिला। ये बात आप याद रखना, बच्चे गलत करके आते हैं। अब बच्चे क्या अच्छे जो विज्ञान के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये बात गलत करके आ जाते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को तो जो नोबेल का पुरस्कार मिला था वो किस पे मिला था, सापेक्षता का सिद्धांत पे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अब इतनी सी बात आपको समझ में आई कि एनर्जी में से जो प्रकाश का, तो सी क्या है, प्रकाश की चाल है। और प्रकाश की चाल किसने दी थी, रोमर ने दी थी। एम क्या है, द्रव्यमान है और ई क्या है, ऊर्जा है। तो जब हम जब हम किसी पदार्थ को प्रकाश की चाल से बराबर कर देते हैं, उसकी चाल इतनी बढ़ा दे कि वो प्रकाश की चाल में बदल जाए, तो वहां पर क्या होता है, E बराबर mc²। और जो वैज्ञानिक उन्हें इस समय जब ये सिद्धांत उन्होंने दिया पागल कह रहे थे, बाद में जब इन्होंने उसका प्रूफ दिया, उनको बारे में बताया और उन्होंने खुद इसका प्रैक्टिकल किया, तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये व्यक्ति पागल बिल्कुल भी नहीं था, इसने सही बात कही थी। इसीलिए इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आधुनिक भौतिकी का जनक। अब ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि आधुनिक भौतिकी के जो जनक थे वो कौन थे। तो आधुनिक भौतिकी के जो जनक थे वो कौन थे, अपने अल्बर्ट आइंस्टीन जी थे। और अब जब आधुनिक भौतिकी के जनक की बात आ गई तो अब ये आएगा कि भाई भौतिकी के जनक कौन थे। तो भौतिकी के जनक तो एक ही भाई साहब थे, कल उस दिन भी बताया था कि भौतिकी के जनक हमारे कौन थे, भौतिकी के जनक कौन थे, बताओ आप लोग, न्यूटन जी। अब जब भौतिकी के जनक न्यूटन थे तो न्यूटन जी को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि न्यूटन जी ने किया क्या क्या था। तो इन्होंने परावर्तक दूरदर्शी खोजा। ये सब हम पढ़ेंगे, हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। जितनी भी चीजें मैं आपको बोर्ड पर लिख कर दे रहा हूं, इन सब चीजों को हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, भौतिक विज्ञान क्या है उससे वो चीजें देख रहे थे। न्यूटन जी ने क्या क्या खोज की, परावर्तक। फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम भी किसने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। गति के नियम भी दिए इन्होंने। अब देखो इन्होंने क्या क्या किया, गति के नियम भी दिए। मैथ में अवकल गणित होती है, उस गणित का सिद्धांत, अवकल गणित का सिद्धांत भी किसने दिया, न्यूटन ने दिया। अब यहीं पे एक बात निकल कर आती है कि भाई इन्होंने तो गुरुत्वाकर्षण का दिया, नियम दिया, मतलब स्मॉल जी का, तो कैपिटल जी भी होता है। कैपिटल जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अब जब ये कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है तो इसको किसने बताया होगा। अब ये सवाल आपको परेशान करेगा कि स्मॉल जी तो गुरुत्वाकर्षण का नियम था, न्यूटन जी ने दे दिया, बात खत्म। लेकिन एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल होता है कैपिटल जी, उसका मान या उसकी खोज किसने की। तो फिर यहां पर एक और सवाल आता है, हेनरी कैवेंडिश। आपने नाम सुना होगा, साइंस वालों ने सुना होगा। और हेनरी कैवेंडिश जो थे, इन्होंने ही किसकी भी खोज की थी, इन्होंने हाइड्रोजन की भी खोज की थी। अब इन्होंने हाइड्रोजन की, तो भौतिकी के जनक कौन माने गए, न्यूटन। न्यूटन जी ने क्या क्या काम किया, इतने सारे काम किए और इन पर एक बुक भी लिखी गई थी और वो बुक आप बताओगे। अब ये बुक आप कमेंट करके मुझे बताओगे या फिर रक्षा एकेडमी का जो चैनल है उस पर कमेंट करके बताओगे एक डिस्कशन ग्रुप पे कि जो न्यूटन के जो सारे नियम थे वो फिजिक्स के किस बुक में लिखे गए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। तो अब हम चले आए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन जी की। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी की जो कहानियां थी वो कहानी हम सुन रहे थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन आखिर थे क्या।
तो इन्हें क्या क्या बोला हमने, आधुनिक भौतिकी का जनक बोल दिया। इन्हें हमने क्या बोल दिया, इन्हें हमने बोल दिया कि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। अब हमने यहाँ पर एक बात बोली कि इन्हें सापेक्षता के सिद्धांत के लिए कभी भी नोबेल अवार्ड नहीं मिला। तो इन्हें नोबेल अवार्ड किसके रूप में मिला, इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया था, इन्हें जो नोबेल अवार्ड दिया गया था वो किस चीज के लिए दिया गया था, एनी आइडिया? आपको पता है क्या कि इन्हें नोबेल अवार्ड किस लिए मिला? इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था फोटो इलेक्ट्रिक की व्याख्या करने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक जो सिद्धांत होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए, और यही सिद्धांत की जो व्याख्या की थी इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया था, इन्होंने उस सिद्धांत की व्याख्या कर दी थी कि ये सिद्धांत ऐसा होता है। तो फिर क्वेश्चन एक और दिमाग में उठा, वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था आपका कि आखिर फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत किसने दिया? और एक ने तो व्याख्या कर दी, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट था, जो फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत था, इसको किसने बताया? तो इसको बताया था हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने, जिसके नाम पर फ्रीक्वेंसी का क्या है, मापन होता है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत दिया वो किसने दिया, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने दिया। लेकिन उसकी व्याख्या किसने की, उसकी व्याख्या की अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसकी व्याख्या की तो उससे इनका जो सापेक्षता का सिद्धांत था वहां पर वो काम आया, और दोनों चीजों को मिलाकर उन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया। तो क्वेश्चन पेपर में जब पूछा जाएगा कि नोबेल अवार्ड जो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे उन्हें नोबेल अवार्ड किसके लिए मिला, तो उन्हें नोबेल अवार्ड मिला था फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत के लिए। तो यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब जब बात आ जाती है, एक बात यहां पर और आती है, सबसे जरूरी बात, कि भाई ठीक है हमने आधुनिक फिजिक्स मान लिया, लेकिन अब एक क्वेश्चन बनता है दिमाग में कि आइंस्टीन से, कि आधुनिक आइंस्टीन किसे कहा जाता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो कालिदास थे उन्हें आधुनिक शेक्सपियर कहा जाता था, है ना, नाटक भी लिखते थे वो थे। तो उसी तरीके से आधुनिक आइंस्टीन किसे कहा गया? पुराने आइंस्टीन तो ये थे जो मॉडर्न फिजिक्स के आपके क्या थे, पिता भी थे, जनक भी थे। तो जो आपके आधुनिक आइंस्टीन माने गए, आधुनिक आइंस्टीन कौन थे? आधुनिक आइंस्टीन थे आपके सर स्टीफन हॉकिंस, जिनकी कई सारी बुक चलती हैं और जिनका पिछले साल निधन हो गया था। इन्हें आधुनिक उसका क्या माना जाता है, आइंस्टीन माना जाता है, और ये भी व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस लेक्चर में, वो सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको उन पर विचार करना है, उनको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनते हैं। आप चीजों को लिंक पे लिंक करते चलोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको याद होंगी। आप प्रॉपर नोट्स बनाओ और प्रॉपर देखो। एक वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। तो क्योंकि मैं हर चीज को एक दूसरे से लेकर चलता हूं, तो यहीं पे एक बात और निकल कर आ जाती है कि मैंने बात की थी अल्बर्ट आइंस्टीन में से यहां पर कि E बराबर होता है द्रव्यमान, M बराबर होता है द्रव्यमान। तो अब जब द्रव्यमान की बात आ गई तो एक क्वेश्चन बनता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था वो किसने दिया था? और वो दिया था आपके लैवोजियर ने। और लैवोजियर को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक। और कौन सी रसायन विज्ञान के जनक? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक जो थे वो कौन थे? लैवोजियर थे। तो इतनी सारी सी बातें मैंने जो आपको बता डाली, वो बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। और कई सारी बातें मैंने यहाँ बताई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फोटो इलेक्ट्रिक, आधुनिक आइंस्टीन, ये सारी बातें। और जब अब इतनी बातें हो गई तो यहाँ से आपका फिजिक्स की इतनी सारी कहानी सुनने के बाद भौतिकी की एक डेफिनेशन निकल कर आई। वो डेफिनेशन मैं पढ़ के सुना रहा हूं
और उसको आप सिर्फ संबंध याद रखना कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों व द्रव्य पर उससे संबंधित प्रभाव या घटना का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से, ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा क्या विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों व द्रव्य पर उससे संबंधित प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और यही था भौतिक विज्ञान। अब बात आती है कि भौतिक विज्ञान तो ठीक है कि हमने समझ लिया कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। अब जब भौतिक विज्ञान होता क्या है तो अब अगली बात आ जाती है कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे, तो इसमें हम जो चीजें पढ़ेंगे वो क्या होगा, पहला होगा यूनिट और डायमेंशन, इकाई और यूनिट, इकाई और मापन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मोशन, मोशन गति, गति के बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के बाद हम इसमें पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। उसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे ऑप्टिक्स की, प्रकाशिकी की, चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा करेंगे उष्मागतिकी की, चर्चा करेंगे मैग्नेटिज्म की, मतलब मैग्नेटिज्म की, और उसके अलावा हम और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। फिर अपने मॉडर्न फिजिक्स पे आ जाएंगे। तो ये जो चर्चाएं हैं इसी क्रम पे चलती रहेंगी। कल से हम जो अपना नया चैप्टर उठाएंगे वो होगा यूनिट और डायमेंशन। आज हमने 2 चैप्टर निपटाए, 2 चैप्टर हम पढ़ चुके। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था विज्ञान क्या है और अगला चैप्टर हमने पढ़ा भौतिक विज्ञान क्या है। कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट और डायमेंशन। और अब आपको जो चीजें मिलेंगी वो आपके पेपर के हिसाब से बहुत जरूरी है। हालांकि मेरी पिछली 2 क्लासेस भी पेपर के हिसाब से बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें मैंने बहुत सारे फैक्चुअल बताए, बहुत सारे फैक्ट बताए, और वो फैक्ट आपको याद करना है। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप उस समय में ये जितनी भी चीजें हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नोट्स तो अपडेट हो जाएंगे। ये पहला था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूं, 1-1 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं। उसके बाद अगला था अल्बर्ट आइंस्टीन और पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है कि नहीं, इस पर चर्चा कर रहे थे अपन। तो इस पर चर्चा कर रहे थे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद अगला था 3 सिद्धांत बताए कि द्रव्य संरक्षण का नियम किसने दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में किसने बताया था, आधुनिक आइंस्टीन किसे कहे जाते हैं। इसके बाद इसका भी आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद भौतिक विज्ञान के जो जनक थे, भौतिकी के जो जनक थे, वो जनक कौन थे, न्यूटन थे। और न्यूटन ने क्या क्या काम किया, इसमें एक होमवर्क आपके लिए है कि न्यूटन के जो नियम थे वो किस बुक में प्रतिपादित किए गए थे, वो आप मुझे यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट करके या फिर रक्षा एकेडमी के चैनल पर डिस्कशन ग्रुप पे कमेंट करके बताओगे। इसका जवाब मैं आपको वहीं दूंगा कि आपने सही बताया कि गलत बताया। अगली बात, इसका भी ले लिया होगा, ये रोड मैप है कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब अगली बात, यदि आपने टॉप 100 बैच में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने लोगों को इस चैनल के बारे में नहीं बताया है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए कि वहां पर एमपीपीएससी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप यूट्यूब पर या फिर अपना रक्षा एकेडमी का जो पैकेज आ गया है टॉप 100 वाला, वो खरीद कर जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखो यूट्यूब पे जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो क्लासेस आपके लिए पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं होंगी, क्योंकि इसमें नोट्स आपके ऐड नहीं रहेंगे। लेकिन जो आप ऐप खरीदते हो, जो आप वो खरीदते हो, रक्षा एकेडमी का कोर्स खरीदते हो, उसमें प्री से लेकर इंटरव्यू तक की आपकी सारी तैयारी, सारे नोट्स, आंसर राइटिंग, टॉप 100 ग्रुप में डिस्कशन, कंटेंट, प्रैक्टिस सेट, सारी चीजें, मतलब कि आपको सिर्फ
शुरुआत के 100 बच्चों के लिए ये है 7500 में, और अंत फिर उसके बाद आफ्टर 100 स्टूडेंट ये हो जाएगा 10,000 में। और यहाँ पर आपको इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी प्रॉपर से, और प्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एमपी आपका लगभग 50% से 60% कंप्लीट हो चुका है प्री के लिए। जियोग्राफी के लेक्चर भी स्टार्ट हो चुके हैं, इकोनॉमी के लेक्चर भी चल रहे हैं। साइंस में कंप्यूटर और फिजिक्स, जैसे कंप्यूटर और फिजिक्स ये हो चुका है। साइंस आपका जो यूनिट 9 है कंप्यूटर वाली, उसमें से ई गवर्नेंस के लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और डलने शुरू हो चुके हैं। मतलब आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है, बस आपको पैकेज खरीदना है और जुड़ जाना है। और मुझे तो नहीं लगता कि इतना इससे सस्ता आपको कोई मिल सकता है। अब ऑफलाइन 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए फीस फंसाते हो, उससे अलावा एक बार आप हमें 7500 में हमारे पर भरोसा जता कर देखिए, फिर आप देखिए आप में क्या इंप्रूवमेंट आता है और आप कैसे सिलेक्शन लेते हैं। तो तब तक के लिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे यूनिट और डायमेंशन की, मतलब इकाई और उसकी के डायमेंशन की, और इसी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।